नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो ये आई लव मोहम्मद, ये क्या है और ये क्यों शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर बवाल करने की कोशिश क्यों की जा रही है। वो एफआईआर क्यों दर्ज हुई, इसको लेकर के भी जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई, उनको उकसाने की कोशिश हुई, और अब जगह जगह अलग अलग शहरों में यही पोस्टर बैनर लेकर के आई लव मोहम्मद, ये जुलूस क्यों निकाले जा रहे हैं, जगह जगह मोहल्लों में बड़े बड़े बैनर क्यों टांगे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है। और ये सब जो सनातनियों के इस समय पर्व शुरू हुए हैं नवरात्र से, उसी समय यह बखेड़ा क्यों शुरू किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, कौन डिजाइन कर रहा है ये, एक तो जरा इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे, योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है। उनका कहना यह है कि 1100 ईस्वी में भी हिंदुओं की आबादी करीब 60 करोड़ के आसपास थी, और जब देश का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये 30 करोड़ कैसे रह गई। यानी 30 करोड़ हिंदू कहां चले गए, क्या कन्वर्ट कर दिए गए, क्या मार डाले गए, या तरह तरह के अत्याचार उन पर किए गए, क्या हुआ। ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, और ये सवाल क्यों खड़ा किया है इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। तीसरा मसला जो है, आजम खान की रिहाई हुई है। कुल मिलाकर के वो 2 किस्तों में करीब करीब 5 साल जेल में रहे हैं। अब सुनते हैं कि 72 मामलों में उनकी जमानत हो गई है, तो उनको जेल से रिहा कर दिया गया। अखिलेश यादव ने जब मीडिया ने पूछा तो कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उन पर दर्ज किए गए सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने का हम आज ऐलान कर रहे हैं। अब ये सवाल फिर आजम खान से पूछा गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप पर जितने भी फर्जी मुकदमे हैं वापस लेंगे जब सत्ता में आ जाएंगे, तो वो हंसने लगे। एक कुटिल सी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। अब लोगों का कहना यह भी है कि वो बहुजन समाज पार्टी का रुख कर सकते हैं या अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उनको इतने झटके लग चुके हैं, उनका मनोबल भी टूटा हुआ है। क्या वो कोई नई शुरुआत करेंगे इस उम्र में? और अभी तो केवल एक मुकदमे का कोई फैसला आया है, अभी तो बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर हैं। तो अदालतों के चक्कर काटते काटते ही कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को प्यारे हो जाएं। तो सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो इसी पर चर्चा करते हैं। ये आई लव मोहम्मद का प्रचार करने की जरूरत क्या है, अलग अलग जगह पोस्टर बैनर लगाने की जरूरत क्या है। और कानपुर में सुनते हैं कि एक गलत जगह पर वो पोस्टर बैनर लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था करीब 20-25 नौजवानों के ऊपर कि आपने बिना इजाजत के गलत जगह क्यों लगाए, लेकिन उसको गलत तरीके से तूल दिया गया। जी देखिए, ऐसा है, आपको मालूम है कि लास्ट ईयर अगस्त में लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ था। उसके बाद वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट इस वर्ष जनवरी में पेश हुई संसद में। वो बिल संसद से पास हो गया। सारे दलों ने, सारी जिहादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी है, इन सब ने उसका कड़ा विरोध किया।
अप्रैल में उस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम राहत देने से इनकार कर दिया, खाली ये कहा कि जब तक इस याचिका का फैसला न हो जाए, सरकार रूल्स को फ्रेम न करे और रूल लागू न करे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अंतिम निर्णय नहीं दिया, इंटरिम जजमेंट दिया, अंतिम निर्णय दिया और लगभग 99.9% एक्ट को अपहेल्ड किया। और उससे मुसलमानों में बहुत ज्यादा मायूसी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1995 में कांग्रेस की केंद्र सरकार जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वक्फ एक्ट को देश के अंदर एक देश के अंदर देश बना दिया। जो कमी रह गई थी वो 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरा कर दिया। और जितने सिविल लॉस थे, लिमिटेशन लॉ था, सब का इस पे लागू नहीं होंगे और सबको वक्फ एक्ट कर दिया। उसके चलते जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो है सीधे जो है 10 लाख एकड़ के ऊपर पहुंच गई। और उसमें तमाम ऐसी प्रॉपर्टी हैं, अगर मेरे घर के बगल में कोई प्लॉट खाली है, मेरा प्लॉट खाली है, पास में कोई मस्जिद है और अगर वहां पे लोग अगर नमाज पढ़ने आते हैं, उस पे उस अपनी अगर साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, तो कह दिया है साहब ये तो वक्फ बाय यूजर है, यानी वो भी वक्फ मान लिया। और जब लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, तब ओवैसी भी लखनऊ आए थे। उन्होंने कहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यूपी में लगभग 1.25 लाख प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका कोई जो है एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि हमारा ओनरशिप है, ये हमारे पास नहीं है। और अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमान इन प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में सर्वे कराया और सर्वे में ये निकल के सामने आया कि 78% लगभग प्रॉपर्टी वक्फ ऐसी हैं जिसके लिए उनके पास अपनी ओनरशिप या मालिकाना हक को साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई पेपर कुछ नहीं है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तब ये भी बात आई थी कि साहब ये वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होना, वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, इसको समाप्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 1925 में अंग्रेजों के समय जब ये एक्ट बना था, उस समय भी ये व्यवस्था थी कि वही वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी जिसके आपके पास ओनरशिप हो और वो बाकायदा वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो। तो अब इससे पूरा जो है और जब ये जजमेंट आया था तब तो टीवी के सामने सब लोग चहक-चहक के बोल रहे थे दाढ़ी वाले कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, हमारे पक्ष में फैसला आया है। लेकिन जब उनको समझ में आया धीमे-धीमे कि जजमेंट का मतलब क्या है, तो अब बेचैनी बढ़ रही है। अकेले ओवैसी के पास ये कहा जाता है 1200 से 1500 करोड़ रुपए की वह प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है। तो अब ये बेचैनी बढ़ रही है कि जो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी जो 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 इनका सेकुलर, जो इनका स्वर्णिम पीरियड था, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का, जो प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा करी थी, वो अब छोड़नी पड़ेगी। तो इसी के लिए ये माहौल गरमाया जा रहा है और इसी के बहाने और दंगा करने का प्रयास किया जा रहा है। काशीपुर उत्तराखंड जिले में जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड में आता है, वहाँ पुलिस पे हमला किया गया। उन्नाव में पुलिस पे हमला किया गया, कई लोगों को चोट आई। कानपुर में हमला किया गया, चोट आई। और ये खाली यूपी में हो रहा हो ऐसा नहीं है। इसी तरह का मामला गोधरा गुजरात में भी किया गया, जहाँ पे 2001 में दंगा हुआ था, जहाँ पे हिंदू तीर्थ यात्रियों की जो ट्रेन लौट रही थी अयोध्या से और यात्रियों को जिंदा फूंक दिया गया था। 60 से अधिक यात्री साबरमती एक्सप्रेस में मर गए थे और जो ट्रेन और जो बोगी जली थी वो आज भी गोधरा स्टेशन पे खड़ी हुई है। और जितने सेकुलर हैं उनको गुजरात के दंगे की याद तो है, उसके बाद जो वहां दंगे हुए थे, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि गोधरा में हिंदू भी जला के मारे गए थे। और कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कह दिया था, अरे हिंदुओं में तो मरने के बाद वैसे ही जलाते हैं, अगर जल गए तो क्या हो गया। तो अब ये जो है ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और एक और राज्य में 4 जगह ये हो चुका है। तो ये संयोग नहीं है, ये बाकायदा स्पष्ट प्रयोग है और माहौल को गरमाया जा रहा है। और दूसरे उनको ये लगता है कि नवरात्रि, दशहरा और दिवाली ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है पूरे वर्ष का। तो ऐसे समय में यदि हम दंगा कराएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिसरप्ट करेंगे और 10 शहरों में अगर कर्फ्यू लगेगा तो सरकार दबाव में आ जाएगी और ये जो कार्रवाई है वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं होगी। तो ये बड़ी सोची समझी एक साजिश है। और संयोग की बात ये है कि ये सारा काम उन्हीं राज्यों में भी हुआ है जहां पे सरकार बीजेपी की है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। अभी चारों जगह सरकार बीजेपी की है।
और लखनऊ में भी पोस्टर लगाया गया है ये, और वो भी हिंदुओं के मोहल्ले में लगाया गया है। जब आपत्ति की गई तो उन्होंने उसको उतारा। और एक नई बात आज हुई है कि लखनऊ में ये अब तक जो है कानपुर, उन्नाव और बरेली में हुआ है, एफआईआर भी बरेली में हुई है। आज वाराणसी में भी निकाला गया, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां पे सब 10 से 15 और 16 साल के लड़के थे, और वो सब केवल चिल्ला रहे थे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उनके और लड़के मुश्किल से रहे होंगे 50 से 100 के बीच में। तो अब उन बच्चों के ऊपर जो है पुलिस, हालांकि उन बच्चों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा नहीं की, लेकिन अगर वो कुछ करते तो पुलिस के लिए उनको काबू करना, और लाठी अगर चलाती, तो जो जाल इन्होंने बिछाया है कि देखो पुलिस बच्चों को मार रही है, यही तो है ना इसका टाइम। और आप देखिएगा, आज है मंगल, आने वाले फ्राइडे को ये बवाल करेंगे, तय है ये। और पिछले फ्राइडे को जो बीत गया, यानी जुमे को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में कॉल दिया था कि सारे मस्जिदों में विशेष दुआ की नमाज की जाए, और ये नमाज हुई थी दुआ की। और बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में मस्जिदों में इकट्ठा हुए थे, और दिल्ली में भी हुई थी। तो ये बाकायदा संगठित तरीके से एक उपद्रव कराने की तैयारी हो रही है, ताकि सरकार की बदनामी हो। और जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी में रिफॉर्म किया है, और जैसी खबरें आई हैं कि मारुति है, हुंडई है, और भी कई गाड़ियों की कंपनियां हैं, एक एक दिन में 11-11 हजार गाड़ियों की बुकिंग हो रही है, और 80,000 से ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं एक दिन में। और ये अब लगभग तय है कि आज से लेकर दीपावली तक जो है रिकॉर्ड संख्या में वाहनों की, कारों की बिक्री होने जा रही है, और ओवरऑल मार्केट में एक बूस्ट आएगा, और मार्केट का मूड बड़ा बॉयंट है। तो इंडियन इकोनॉमी के और उनको ये भी लग रहा है कि जो ट्रम्प अमेरिका के साथ जो रिश्तों में इस समय जो तनाव चल रहा है, अमेरिकन टैरिफ को लेकर के, ट्रेड डील ना हो पाने को लेकर के, तो इस समय सरकार प्रेशर में है। और सरकार को अगर लगेगा कि ये जो है दीपावली के महीने में, दशहरा के महीने में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकती है, तो सरकार जो है वक्त वाले मामले को टाल देगी। और ये मुसलमानों की दबाव बनाने की ये बहुत जानी पहचानी, सोची समझी रणनीति है। इसका प्रयोग वो भारत में सालों, सदियों से कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर लोगों को याद हो दंगे के समय की जो हुए थे 47 में, तब भी यही किया गया था, और उसके बाद भी यही किया गया है। और फिर जो जिहादी अलायंस है, गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, वो इनके पीछे खड़ी हो जाएगा। राहुल गांधी हैं, और जो दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि जिहाद एक्सपर्ट हैं। तो ये सब हो रहा है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और दिसंबर 2019 में जब संसद में नागरिकता कानून आया था, तब भी यही किया गया था। मुझे वो तारीख याद है, दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के 35 नगरों में एक साथ जो है जुम्मे के दिन डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे, और सबसे अधिक जो है आगजनी लखनऊ में हुई थी, और सहारनपुर में भी बड़ी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन उसको किसी तरह की पुलिस ने बड़ी घटना होने से बचा लिया था, वरना तैयारी उनकी पूरी थी। और उसके बावजूद भी कानपुर में, लखनऊ में, आजमगढ़ में, और प्रयागराज में, और भदोई में, तो अब तक यूपी के लगभग 6 शहरों में हो चुका है। लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, वाराणसी है, भदोई है, बरेली है। 6 शहर की तो मुझे जानकारी है। लेकिन ये मामला, और जिस तरीके से अब तक पुलिस ने तो इनको शांतिपूर्ण तरीके से काबू करने का प्रयास किया है, लेकिन अब तक इनकी पिटाई नहीं हुई है, तो हौसले बुलंद है, और ये मामला आगे जाएगा, और हिंसा कराने की कोशिश पूरी होगी। जी। इसमें देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ संगठन और कुछ बाहरी ताकतें, विदेश के बाहर की ताकतें, जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई है। किसी किसी देश में 1.5 गुना महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अमेरिका यहाँ बहुत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से महंगाई को कम कर दिया। और सर, यूपी इस समय इन्फ्लेशन 2% पे चल रहा है। 1947 को से के बाद इतनी कम महंगाई कभी नहीं रही। इमरजेंसी में डंडा मार के महंगाई कम हुई थी 1977 6 में। बाकी मनमोहन सिंह के जमाने में हमेशा महंगाई 8 से 11% के बीच में रही है। इस समय लोवेस्ट एवर इन्फ्लेशन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में।
तो ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है अर्थव्यवस्था साजिश को है, पटरी से हो उतारना। साजिश है, हो नहीं सकती साजिश है, क्योंकि काशीपुर ऐसा जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है, जहां जो हमेशा से बहुत शांत इलाका रहा है, कोई वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, उधम सिंह नगर की एक तहसील है, वहां पे एकाएक 500 लोग सड़क पे क्यों आ गए? उन्नाव में एकाएक जो है 500-800 लोग सड़क पे क्यों आ गए? कानपुर में कैसे आ गए? उन्नाव में कैसे आ गए? आज लखनऊ में कैसे आ गए? वाराणसी में बच्चे कैसे आ गए? ये आई लव मोहम्मद आखिरकार क्या मोहम्मद के खिलाफ कहीं कोई टिप्पणी है किसी ने? नारे दिए जा रहे हैं सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा। तो ये अगर उदयपुर में एक कन्हैया कुमार दर्जी की का अल्लाह अकबर का नारा लगा करके गर्दन काटी गई थी, तो ऐसी कौन-सी घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और उत्तराखंड में कि एकाएक मुसलमान जो है जो जो उनको ये सरतन से जुदा का नारा देने की अ उनको ज़रूरत पड़ गई है। और एक बात अब और भी है, देखिए इस लखनऊ में पर ज क्या लिखा हुआ है, आई लव मोहम्मद, और नीचे लिखा है अगर हुँ, कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम हुँ, ऐसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। पहली लाइन में हाँ। तो ये और एक बात ये और हो रही है, एक बात और ये हो रही है कि जो जो महिलाएं बुर्के में आ रही हैं, वो एकाएक सब जो नेपाल में जो अभी हिंसा हुई थी, वो सब एकाएक बता रही हैं और कैमरे के सामने बता रही हैं कि जेन जी ने क्या किया नेपाल में देखा है आपने? हम भी ये कर सकते हैं। तो एकाएक ये जेन जी का भी हवाला दिया जा रहा है और ये नारे भी दिए जा रहे हैं कि सर्तन से जुदा। ये सब साफ बताता है ना कि ये सब सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है। जी। चलिए अगले अगले मुद्दे पर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 11 हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। 6 कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं।
वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम जो भी भारत के श्रमिकों के श्रम से बना हो, हमारे युवाओं की प्रतिभा से आगे बढ़ाओ, वह कोई भी उत्पादक जो भारत की धरती पर भारत के उद्यमी, भारत के व्यापारी, भारत के श्रमिक, भारत के युवा, इन सबके सामूहिक प्रयास से आया है, उस पूरे उत्पाद को स्वदेशी मान करके उसके लिए हमें एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और उसी को खरीदने के लिए लोगों को कहना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो स्वदेशी का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, तो सीधे सीधे उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो ये बांटने, छांटने और काटने की कोशिशें की जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और जाहिर है, जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उन ताकतों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती जो भारत को बहुत बड़ा मार्केट के रूप में देखती हैं और जिनके दरवाजे बंद होते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने से। तो बहुत बड़ी साजिशें इस समय भारत के खिलाफ चल रही हैं। सर, लगातार 10 साल से चल रही हैं। आपने दिल्ली में इतने आंदोलन देखे हैं, किसान आंदोलन देखा है, सीए का आंदोलन देखा है, और जो है देश के भिन्न भिन्न इलाकों में दंगे कराने की कोशिश की गई है। मौलाना तो बाकायदे बंबई में मंच से कह रहा है कि यदि आप जो है अगर बंबई में सड़क को जाम कर देते हैं और बंबई में अगर कर्फ्यू लग जाता है, तो जो विदेशी निवेशक आ रहा है भारत में, वो भाग जाएगा, भारत में विदेशी निवेश नहीं आएगा और सरकार हमारे कदमों पे आ जाएगी, सरकार घुटनों पे आ जाएगी, वो हमारी बात सुनने को मजबूर होगी। ये बात तो कोरोना के पहले तो खुल के कही जाती थी ये तो। और जो आपका शरजील इमाम जो या जो उमर खालिद जो इस समय जेल में बंद हैं, जिनकी रिट पिटीशन लगातार लोअर कोर्ट से और सेशन कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कपिल सिब्बल उनके वकील हैं। इन लोगों ने क्या बयान दिया था कि भाई दिल्ली सीए का दंगा जो फरवरी 20 में हुआ था, उसके यही लोग तो असली जो है थे इंडियन चीफ। और ये इन्होंने कहा था, शजील इमाम ने, कि सिलीगुड़ी में इंडिया का चिकन नेक काट दो और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आजाद हो जाएगा और भारत से उसका रिश्ता टूट जाएगा। ये कहा था ना उन्होंने। तो ये साजिश क्या, ये कोई ऐसी थोड़ी हो रही है। जिस तरीके से अडानी के खिलाफ अमेरिका में फर्जी हिडनबर्ग की रिपोर्ट बनाई गई और जिस तरीके से उसके बाद जो है अडानी के खिलाफ जिहाद चलाया गया पूरे 2 साल, और अडानी का जो जो मार्केट कैप था वो करीब 19 लाख करोड़ था, वो घट के 6 लाख करोड़ पे आ गया और अभी भी वो करीब 14 लाख करोड़ के आस ही पास है, उससे आगे नहीं पहुंचा है। तो इससे इकोनॉमी को नुकसान हुआ ना। अडानी के शिपिंग के इंडस्ट्री में आने से और अडानी का इजराइल में हाइफा एयरपोर्ट लेने से और जिस तरीके से भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे काम कर रहा है, आईमैक, और जिसमें यूरोप भी इंटरेस्टेड है और अडानी ग्रुप ग्रीस में भी एक पोर्ट ले रहा है। तो अडानी से परेशानी चाइना को है, अडानी से परेशानी अमेरिका को है, अडानी से परेशानी ब्रिटेन में जो मैरीन इंश्योरेंस कंपनी उनको परेशानी है। कांग्रेस को परेशानी क्यों है भाई? तो ये सब जो, और अडानी ने केरल में विंझनम पोर्ट जो बनाया है, उसके लिए तो सीपीएम उसकी आरती उतार रही थी और चर्च ने विरोध किया था। तो केरल की पुलिस ने और केरल की सीपीएम सरकार ने उन पे लाठियां चलवाई थी और केरल में तो सीपीएम में और कांग्रेस में विंझनम पोर्ट को बनने के श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। और लोगों को बता दूं मैं, 20,000 टैंकर से लदा हुआ कोई भी जो शिप है, वो इंडिया में अब तक अनलोड नहीं हो सकता था क्योंकि इतने गहरे पोर्ट इंडिया में नहीं है। वो पोर्ट या तो सिंगापुर जाता था या दुबई जाता था या श्रीलंका में कोलंबो जाता था, वहां अनलोड होता था, फिर छोटे जहाज में लोड होकर के वो इंडिया आता था। अब जो है 20,000 ये जो वो जो होते हैं कंटेनर से ज्यादा भी भारी जो अगर कोई शिप है, वो इंडिया में अनलोड हो सकता है और इंडिया की इससे अरबों डॉलर की साल की बचत हो रही है।
और केरल की इकोनॉमी में भी इससे कई लाख करोड़ का बिजनेस आएगा। इसलिए केरल की सरकार उस पोर्ट के प्रोजेक्ट की महत्ता को समझती है और उसने पूरी ताकत लगा के उस पोर्ट को पूरा कराया और लगभग 1.5-2 साल हो रहा है वो प्रोजेक्ट चालू हो गया है। तो इंडिया में इम्पोर्ट अब सस्ता हो गया है। तो वहां तो ठीक है अडानी, लेकिन अडानी अगर जो है अगर गेहूं के स्टोरेज के लिए अगर साइलोस बनाए यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, तो वो देशद्रोह है। ये बड़ी और अडानी लॉजिस्टिक को एफसीआई ने साइलो बनाने का पहला जो जो 4 या 5 लाख टन गेहूं स्टोर करने का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो 2007 में दिया था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय वो ठीक था, लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो अडानी जो है वो गुजराती बेईमान बनिया बन गया। ये तो देश में हो रहा है। और चूंकि ये हमारे जो ताकतें विदेशी हैं उनको ये मालूम है कि भारत में अधिकांश लोगों को इतिहास की संदर्भ की जानकारी नहीं होती है। वो जो टीवी में देख लेते हैं या जो अपने मोबाइल फोन पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो देख लेते हैं, एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उसको सही मान लेती है। और यही और यही आत्मविश्वास का आधार है जो पिछले 7 सालों से राहुल गांधी चोर को मुद्दा बनाए हुए हैं। 2018-19 में कहा चौकीदार चोर है, 2024 में कहा कि संविधान चुरा लिया और आरक्षण चुरा लिया, 2025 में वोट चोरी पे आ गए। तो ये चोरी का मुद्दा जो कि उनको ये मालूम है कि लगातार ताली पोतते रहो, कुछ ना कुछ तो मोदी के साख में कमी आएगी। तो कुल मिलाकर के सरकार को कैसे डिग्रेड किया जाए, सरकार की साख को कैसे कम किया जाए, ये उनका अभियान चल रहा है। और ये सर्तन से जुदा आई लव मोहम्मद भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि पहले दंगा कराया जाएगा, फिर अमेरिका, यूरोप के अखबारों में एंटी इंडिया खबरें छपेंगी। तो कहा जाएगा कि देखो ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी हैं, ये तो फांसीवादी हैं, ये फासिस्ट हैं। और फिर खबरें छपेंगी कि इंडिया में ये हिंदुत्व सरकार के दौर में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। ये खबरें छपेंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बनाया जाएगा, फिर यूएनओ में प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर यूरोपियन यूनियन वाले कहेंगे कि हम अपने एम्बेसडर को भेजेंगे कि भाई कि जरा जाए इंडिया के राज्यों का दौरा करके जहाँ पे वायलेंस हुआ है। तो ये केवल सरकार को घेरने की, सरकार को बदनाम करने की, भारत को बदनाम करने की, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का ये बहुत संगठित हमला होने जा रहा है। ये तैयारी पूरी है, बता रहा हूं मैं आपसे। और अगले फ्राइडे आने वाला है, ये चीजें और साफ हो जाएंगी। करीब 5 साल करीब 5 साल जेल में रहने के बाद, बीच में थोड़े समय के लिए आए थे, फिर चले गए थे। करीब करीब 5 साल जेल में रहने के बाद आजम खान बाहर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ा खुशी का दिन है और हमारी सरकार आई तो उन पर जितने भी मुकदमे हैं उनको हम खत्म कर देंगे। ये इनके हाथ में है क्या खत्म करना, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे मुकदमे, हाँ, नंबर 2, ये सरकार कोई मुकदमा वापस ले सकती है क्या जो अदालत में चल रहा हो? वैसे ही आतंकवादियों से भी मुकदमे वापस ले चुके हैं। अब जब अखिलेश यादव के बयान पर पूछा गया आजम खान से, तो उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, एक कुटिलता देखिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, आजम खान ने पूरे जीवन वही राजनीति की है जो की थी जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाने के लिए। लगातार सौदेबाजी करो, दबाव बनाओ और अपने लिए जितना अधिक से अधिक लाभ ले पाओ ले लो। यही जिन्ना ने किया था। और जिन्ना का ये भी दावा था कि आई एम द सोल स्पोक्समैन। भारत के अनडिवाइडेड भारत के मुसलमानों का एकमात्र मैं ही प्रतिनिधि हूं, दूसरा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की मौलाना आजाद को खड़ा करने की, लेकिन जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने कभी कांग्रेस की बात को चलने नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने यहाँ फौज भर्ती की थी मुसलमानों की, लेकिन चली जिन्ना की, क्योंकि जिन्ना को अंग्रेजों का समर्थन था।
वही स्ट्रेटजी आजम खान की है। लगातार सौदेबाजी करो, लगातार ये मुद्दा बनाओ कि मुसलमानों के संग बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, उनको नौकरियां नहीं है, उनके पास घर नहीं है, दुकान नहीं है, व्यापार नहीं है, हर कुछ भी नहीं है। तो ये जो आजम खान ने कहा है, और आजम खान के रिहा होने के पहले ये खबरें फैलाई गई कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आजम खान को बहुजन समाज पार्टी में क्या मिलेगा? उनका केवल एक एमएलए असेंबली में है, एक उनका एमपी लोकसभा में नहीं है। आजम खान के सामने अब केवल दो चुनौतियां हैं। पहली बात, जो मौलाना नदवी रामपुर से एमपी हो गया है लोकसभा का समाजवादी पार्टी का, तो आजम खान की जो 45 साल पुरानी जो अपनी राजनीतिक जमीन है, उसमें एक बाहरी आदमी आ गया है, तो यानी आजम खान का कब्जा कमजोर हो गया है। दूसरी बात, जो उनका बेटा है, जो कि 2 बार विधायक हुआ और दोनों बार वो डिस्क्वालीफाई हुआ, और जो अभी बहुत छोटा है, मुश्किल से अभी अभी 25 से 30 के बीच का होगा, उसके राजनीतिक भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। आजम खान शायद देश के अकेले नेता हैं जो पति पत्नी बेटा तीनों जेल गए थे। उनकी पत्नी भी जो है तंजीम फातिमा राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं 6 साल, वो भी जेल गई थी, उनका बेटा भी जेल गया था। और बेटे को, पत्नी को बेल मिल गई थी, आजम खान को बाद में मिली है। तो आजम खान के सामने केवल अब एक ही काम है कि कैसे सौदेबाजी करके अपनी जमीन को सुरक्षित किया जाए, और 2027 में यूपी असेंबली का चुनाव है, अपने बेटे को विधायक बनवाया जाए, और या अगर हो सके तो उसको 29 में रामपुर का लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए, ताकि जो उनकी अपनी पॉलिटिकल भूमि है वो कैसे सुरक्षित रहे। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आजम खान की ओर से तमाम तरह की जो बयानबाजी आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आजम खान की हर बात को की सच्चाई को नापने की एक ही कसौटी है कि आजम खान के सामने अब एक ही चुनौती है, अपने परिवार का राजनीतिक अस्तित्व, अपने बेटे का। और अब और जो रामपुर को जो वो अपनी निजी जागीर मानते हैं, वहां पे उनकी पकड़ बनी रहे, और कोई बाहरी आदमी जैसे मौलाना नदवी जो वहां से एमपी हो गया है, वो वहां ज्यादा जड़ें ना जमा पाए। केवल ये चुनौती उनके सामने है। तो और ये इस तरह की बयानबाजी आपको खूब मिलेगी आने वाले दिनों में। और अब आजम खान आज रामपुर पहुंचे हैं, कल से देखिए उनकी मीडिया से बातचीत शुरू हो जाएगी। और आजम खान की एक खास शैली है कि वो हमेशा बहुत ही जले कटे भाषा में व्यंग करते हैं। आजम खान कभी सामान्य भाषा में नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, वो अपने को बहुत दीनहीन, गरीब, शोषित और पीड़ित मुसलमान बताते हैं, और कहते हैं कि सारे मुसलमान बड़े पीड़ित हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, और मैं उनका नेता हूँ। तो वो अपने को बहुत ही लुटा-पिटा, दीनहीन, गरीब मुसलमान बताते हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलने में आजम खान का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये आजम खान जो आपने बताया ना कि उनके उनके चेहरे पे कुटिलता है, ये कुटिलता नहीं है, ये उनकी सहज और स्वाभाविक शैली है बात करने की। वो ऐसे ही बात करते हैं। हमें तो उनको देखते, वो 80 में लोग एमएलए बने थे, तब से मैं देख रहा हूँ उनको। और उससे पहले ये एक बार ये एएमयू छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं, या शायद अध्यक्ष रहे हैं, मुझे याद नहीं है। तो आजम खान हमेशा, आप याद करिए 2009 मई में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के साथ गठबंधन किया था, यानी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री। तब आजम खान ने कितना जबरदस्त जिहाद किया था मुलायम सिंह के खिलाफ, और गंदी गंदी गालियां गालियां उन्होंने मुलायम सिंह को भी दी थी। जी हाँ। उनको छोड़ा नहीं था, और उसके चलते समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, और कांग्रेस करीब जो है 21 या 22 सीटें लोकसभा की जीत गई थी 2009 में, फैजाबाद से लेकर मुरादाबाद तक। तो ये आजम खान का इतिहास रहा है। तो जब उन्होंने मुलायम सिंह को नहीं छोड़ा अपने जवानी बाणों से, तो अखिलेश यादव क्या चीज है उनके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, कई मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए, और बहुत गहनता से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप इतनी संख्या में जुटे। अंत में एक निवेदन ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्रोग्राम अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।